Hi, can you sir? आइए। Good afternoon. बैठिए। Thank you, sir. रिजवान, अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान अंसारी है। मैं जिला चंद्रगढ़ प्रखंड से रहने वाला हूँ। मैं अपना हायर स्कूलिंग उत्कर्मित मध्य विद्यालय नावड़ी जम्मू से किया है। मैं अपना इंटरमीडिएट मार्कम कॉलेज IIC के साथ 2016 में कंप्लीट किया। मैं अपना ग्रेजुएशन विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से 2019 में कंप्लीट की। मैं अभी BA का छात्र हूँ। सर, मेरा हॉबी गज़ल है और मोटिवेशनल कोट्स। और कुछ अपने हॉबी ये इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हैं? जी सर। बताइए। सर, मैं 40 डेज का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर दिल्ली से थी। साथ ही साथ सर रीच एंड टीच कैंपेन होता है जो बच्चों को, गरीब बच्चों को जाकर के मोटिवेट करना होता है। वहाँ पे बच्चों को एजुकेशन के बारे में समझाना होता है। मैं उसमें भी पार्टिसिपेट किया हूँ, उसका भी अभी मेंबर हूँ सर। बहुत बढ़िया। लास्ट टाइम कब किसी बच्चे को समझाया था? सर, चूँकि हम लोग ग्रुप है सर, वो गांव में जाते हैं। कोई भी एक किस गांव में गए थे लास्ट टाइम? सर, यहाँ पे एक उपात है बुकुनगंज में। तो हम 3 स्टूडेंट्स थे, तो वहाँ पे गए, स्कूल में गए। तो वहाँ पे स्कूल में जाके मोटिवेट किया, किसी बात की इसके बारे में। क्या मोटिवेट करते हैं? मान लीजिए मैं एक गरीब बच्चा हूँ और पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा हूँ, गुटखा बेच रहा हूँ, आप मुझे कैसे मोटिवेट करेंगे? सर, मोटिवेट करने का अगर देखा जाए कि अगर बच्चा किस पर क्या ज़रूरत है उसके लिए, जैसे कोई बच्चा के पास कपड़े वगैरह नहीं, तो उसको दे करके उसको समझाने की कोशिश करेंगे। जब आप स्कूल आएंगे तो आपको टीचर्स अच्छे से मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे और आपको खेलने की सुविधा देंगे। क्योंकि सर आज बच्चे स्कूल से जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं, उसका मेन कारण ये भी कि एजुकेशन सिस्टम में जब आप ये समझाते हैं तो इसमें बहुत बच्चे आपकी बात मान जाते होंगे, बहुत बच्चे नहीं मानते होंगे। उन नहीं मानने वालों में से उनका क्या रीजन होता है, क्यों नहीं मानते? तो सर, चूँकि वो जो बच्चे होते हैं सर, उसको अभी प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत नहीं मिल पाया है, या मेंटरशिप पसंद नहीं हो पाया है। माँ बाप का कुछ इसमें योगदान समझते हैं? जी सर, कहीं ना कहीं तो माँ बाप का भी योगदान होता है कि अगर जो माँ बाप इंटेलिजेंस होते हैं। मारखम कॉलेज किसने बनाया था? सर, ये 1974 में BD जायसवाल के द्वारा स्थापना की गई थी सर। अच्छा, इसके पहले प्रिंसिपल कौन थे? मार्कम कॉलेज। सॉरी सर। चतरा में कोई तीर्थ स्थल है? जी सर, भद्रकाली मंदिर है। भद्रकाली मंदिर का इतिहास कुछ बताइए। सर, ये पाल वंश के द्वारा, महेंद्र पाल के द्वारा स्थापित किया गया। तो 600 के अराउंड में ये स्थापित किया गया था। ये सर महाना रिवर के बगल में स्थापित किया गया है, जहाँ पे बुद्ध मूर्ति है, भद्रकाली मंदिर की। पाल वंश का महानतम शासक? सर, कंफर्म तो पता नहीं सर, लेकिन महेंद्र पाल आई थी। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। और आपके चतरा पे और किन वंशों का शासन हुआ? सर, चेरो शासक भी वहाँ पे काम किए सर। नागवंशी का जो हजारीबाग, जो छोटा नागपुर एरिया में थे। चेरो का सबसे महानतम शासक? सर, मेदिनी राय बोला जाता है कि वो सबसे महानतम। आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? सर, चूँकि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एक मुझे डाइवर्सिफाइड फील्ड देता है, और साथ ही साथ ये मेरा एक ऑथोरिटी देता है, जिसके थ्रू से उपयोग करके हम ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलाइजेशन का काम करेंगे, और जो बच्चे एजुकेशन के साथ ना जुड़े उसे जोड़ने का प्रयास करेंगे। सिर्फ शिक्षा के लिए आप काम करेंगे वहाँ भी जाके? शिक्षा के लिए तो भी काम कर ही रहे हैं, और शिक्षा के अलावा क्या काम करें? सर, गवर्नमेंट जो स्कीम्स हैं उसको अच्छा से इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ सर, जो गवर्नमेंट स्कीम से जुड़े हुए नहीं, जैसे मनरेगा हो गया या फिर अदर स्कीम्स हो गया, तो उसको बताने की कोशिश करेंगे। और सर, जो पंचायती राज सिस्टम्स में है, जो कि सिर्फ जो आज जनता सिर्फ समझते हैं कि वोट देना ही मेरा अधिकार तक रह गया, उसको मैं बताऊंगा कि सर आपका भी अधिकार है जो वोट दिए। आप वीडियो का क्या काम होता है? सर, वीडियो से वो गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स आते हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, और उस एरिया में डेवलपमेंट के कार्य करते हैं। मनरेगा किसके अंदर में आता है? वीडियो के अंदर में या CO के अंदर में? तो सर, कंफर्म नहीं बता सकते सर, एज्यूम कर सकते। बताइए। वो वीडियो के अंदर। ठीक है। और मनरेगा में कैसे करप्शन का आरोप लगते रहता है? कोई इंस्टेंस, कोई रीजन, कोई सर उदाहरण? एक फॉल्ट रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जो भी व्यक्ति काम नहीं भी करते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन करवा करके पैसे दे रहे हैं, ये भी एक मेन कारण है सर इसका। इसके लिए कोई पहल सरकार का?
सर डिजिटलाइजेशन के डीबीटी के थ्रू से पैसा पहुंचाने की कार्य किया जा रहा है और ऑनलाइन के माध्यम से ये देखे जा रहे हैं कि कितने जो इसके लायक है नागरिक है वो सही से इसके अंदर इन्वॉल्व है कि नहीं, ये भी देखने की ट्राई की जा रही है। चलिए बहुत बढ़िया। आपका बीएड बीबीयू से हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी। जी सर, ग्रेजुएशन भी। तो ग्रेजुएशन के बाद आपने बीएड किया, टीचिंग में आपका इंटरेस्ट है, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे इंटरेस्ट हो? सर चूँकि अगर मैं टीचर बनता हूँ तो किसी एक क्षेत्र या फिर एक स्कूल का मैं वहाँ पे काम करूँगा सर, लेकिन एज एडमिनिस्ट्रेशन में उस एरिया के जितने भी स्कूल्स होंगे वहाँ पे मुझे काम करने का मौका तो मिलेगा। झारखंड एजुकेशन सर्विस फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों नहीं है, थर्ड प्रेफरेंस क्यों डाला? सर चूँकि जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज है सर वो कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड फील देता है, और चूँकि एजुकेशन सिस्टम जो होता है सर वो एक किसी खास फील्ड के लिए हो जाता है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है सर वो सभी को नहीं, include शिक्षा करता में आप इतना करना चाहते हैं, अभी कर भी रहे हैं, है। तो क्यों ना एक लक्ष्य तो है, मिल गया, शिक्षा को ही बढ़ाएंगे। जी सर। डाइवर्सिफाइड काम तो है ही, तो हमें भी पता है कि वीडियो बन के आप बहुत सारा काम कर पाए, लेकिन क्यों ना शिक्षा को बढ़ाया जाए? शिक्षा की कमी है या नहीं? जी सर बिल्कुल। कितने % लिटरेसी है झारखंड में? सर यहाँ पे 67.66 वेमेन का? सर 56%। झारखंड लिटरेसी में कैवें स्थान पर? सॉरी सर। तो शिक्षा के बारे में काम कर रहे हैं। अच्छा, विनोबा भावे के बारे में जानते हैं? जी सर। 2 लाइन बताइए। सर विनोबा भावे फर्स्ट सत्याग्रही के नाम से जाने जाते हैं और वो पहले पर्सन थे जो मैग्सेसे अवार्ड के लिए उसे दिया गया सर। और उनको कोई अवार्ड मिला? अवार्ड के क्षेत्र में पता नहीं सर, लेकिन उनके जो काम था गोदान वगैरह, गोदान सत्याग्रह, ये उनका एक काम था सर। आपको हम क्यों सेलेक्ट करें, कोई 3 कारण बताइए। सर चूँकि मेरे अंदर जो कैपेसिटी है सर, हमारी कैपेबिलिटीज़ है, जिस तरह से मैं कोई भी प्लानिंग करता हूँ, कोई भी काम करने से प्लानिंग करने का काम करता हूँ सर, और जितने भी रिसोर्सेस उसके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। दूसरी है कि सर मैं जब भी काम करता हूँ तो अपने सभी साथियों के साथ बैठ करके और सभी की सलाह लेने की प्रयास करता हूँ। तो मैं कोई 3 कारण पॉइंट वाइज बताइए कि आप में क्या खास है। सर एक सर एक्सप्लेन नहीं करना है, ओनली पॉइंट। लीडरशिप स्किल है सर, ठीक है। डिबेट और सर एक फ्रेंडली रिलेशंस। डिबेट से कैसे आप प्रशासन में अपनी क्षमता अपनी वहाँ दिखाएंगे कि अच्छा काम कैसे करेंगे? अगर डिबेट आपकी क्वालिटी है तो कैसे आप डिबेट करके वहाँ पर अपने काम को आगे बढ़ाएंगे? सर चूँकि डिबेट एक दूसरे से बात करने को डिबेट करते हैं सर, अगर कोई भी वैसा सिचुएशंस आता है जिसमें लोगों को समझ नहीं आ पा रहा है या फिर समझने की प्रयास की जा रही है, तो उसमें सर डिबेट करके हम सोल्यूशन को निकाल सकते हैं। और कोई भी ऑर्डर्स हैं, जो भी मुश्किल है, डिफिकल्टीज है, उसको डिबेट के माध्यम से सोल्यूशन किया जा सकता है। और हम लोग किस तरह से आगे काम करें अपने भविष्य में, इसको भी लेकर के डिबेट के माध्यम से किया जा सकता है। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। आपने ग्रेजुएशन विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से किया है, सब्जेक्ट क्या है? और फिजिक्स। फिजिक्स। अच्छा, मुझे आप बता सकते हैं न्यूटन के गति का नियम जो है ना, उसमें किस चीज के बारे में उन्होंने बताया है? सर न्यूटन के 3 नियम हैं सर, जिसमें से पहला नियम नहीं पूछ रहा हूँ, उस तीनों नियम जो आपने ठीक बताया उसमें किस चीज की चर्चा की गई है, किस चीज का संकल्पना दिया गया उन्होंने तीनों नियम से? फोर्स के बारे में, बल के बारे में। तो न्यूटन का गति का नियम क्यों कहते हैं, बल का नियम क्यों नहीं कहते हैं उसको? सर चूँकि जहाँ तक मुझे नॉलेज है सर, चूँकि मोशन फोर्स से ही रिलेटेड है, क्योंकि मोशन तभी होता है जब उस पर कोई बाहरी कार्य किया जाए, तो इससे रिलेटेड हो सकता है सर। क्योंकि जो फोर्स का जो उन्होंने तो अपने नियम में गति का नियम, तो गति के बारे में, बल के बारे में बताया। फर्स्ट नियम है कि बल जो है गति को स्थिर करता है, स्थिर को गति करता है। सेकंड नियम में उसने फार्मूला बताया। थर्ड नियम में एक्शन का रिएक्शन बताया। तो सब तो बल का एक्सप्लेनेशन है। कोई खास कारण बताइए इसका गति का नियम बोलने का कारण। इस आपके विचार में क्या इसको बल का नियम कहा जा सकता है, न्यूटन का बल का नियम? क्या उन्होंने कुछ गलती की ये बोल के कि ये गति का नियम है? नो सर, मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ सर, वो मोशन का इसलिए दिया गया सर, क्योंकि जो फोर्स का जो अल्टीमेट जो रिजल्ट है
प्रमोशन ही मिलता सर। तो शायद इस रेस्पेक्ट में किया गया हो सर, लेकिन बट डिटेल पता नहीं सर ये क्यों है। अच्छा, आप हमको बताइए फिजिक्स में आपने डायनेमो के बारे में पढ़ा है? जी सर। क्या है डायनेमो? डायनेमो सर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। कौन से थ्योरी के आधार पर वो चेंज करता है? कौन बेसिक थ्योरी है जिसके आधार पर वो चेंज करता है? उसमें क्या थ्योरी लगाते हैं सर? थ्योरी पता नहीं। बता दीजिए। अच्छा, आप बताइए हमको विद्युत शक्ति और जनरल मशीनरी शक्ति में क्या फर्क है? मतलब आप समझ रहे हैं, यांत्रिक शक्ति और विद्युत शक्ति में क्या अंतर है? सर यांत्रिक शक्ति और विद्युत शक्ति सर डेफिनेशन तो पता नहीं है सर, लेकिन ऐसे जनरल टर्म में बताऊंगी। हाँ बताइए। तो जो यांत्रिक शक्ति होता है सर, जिसमें से हम मैकेनिकल वर्क्स करते हैं, चाहे हम अपने हाथों से कार्य करें या किसी तरह से मैकेनिकल वर्क किया जाए, उससे मैकेनिकल शक्ति के अंदर आता है। लेकिन विद्युत शक्ति में जब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा काम किया जाए तो विद्युत शक्ति। आप ये बताइए कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या डिफरेंस है? सर कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। जबकि स्मॉल जी ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जो अर्थ अपने अंदर अपने सेंटर की ओर खींचता है, तो उससे जो एक्सेलरेशन प्राप्त होता है, तो उसे ड्यू टू स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहीं चेंज होता है कि हर जगह फिक्स है अर्थ पे? जी सर, अगर ग्रेविटी की बात किया जाए सर, तो इक्वेटर पर क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे ग्रेविटी कम हो जाता है, जबकि पोल पे डिस्टेंस कम होने के कारण वहाँ मतलब आप बोल सकते हैं कि ये जी का मान बदल रहा है। हाइट पे जाने पे घटता है कि बढ़ता है? वो घटता है सर। और डेप्थ में जाने पे? दोनों में घटता है सर। गुड। अभी आप यहाँ के कल्चर से तो वाकिफ हैं, आप ये बताइए आपका चतरा जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया है कि शेड्यूल्ड कास्ट एरिया है? सॉरी सर, नहीं पता है। वहाँ किन की संख्या ज़्यादा है, अनुसूचित जाति की अनुसूचित जनजाति की? सर ऐसे देखा जाए तो वहाँ पे एसटी का जो पॉपुलेशन है 4% है और एससी का पॉपुलेशन 13% है सर। तो फिर आप बताइए अब कौन सा बाहुल्य एरिया है? पूरे झारखंड में चतरा अनुसूचित जाति के लिए जाना जाता है, सॉरी सर। तो आप रह रहे हैं वहाँ और उसके बारे में नहीं जान रहे? वो अनुसूचित जाति बाहुल्य एरिया है, समझे? वहाँ जनजातियों से ज़्यादा अनुसूचित जाति की संख्या है। सबसे अधिक कौन सी अनुसूचित जाति वहाँ रहती है? सर बिरहोर सबसे ज़्यादा, उसके बाद मुंडा। बिरहोर अनुसूचित जाति है, जाति की बात कर रहा हूँ। सॉरी सर। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, जाति कौन सी अनुसूचित जाति सबसे अधिक पाई जाती है? कंफर्म तो नहीं बता सकते सर, लेकिन जमात जाती है सर, तो उनकी संख्या बोल पाई जाती है। उनको संविधान में चमार ही बोला जाता है, संवैधानिक रूप से शेड्यूल कास्ट को चमार बोला जाता है। सर एक टर्म है सर, चमराकार या कुछ ऐसे वर्ड्स हैं उनके इस्तेमाल किया जाता है। अच्छे बताइए, आप अभी नेशनल करंट वगैरह तो जानते होंगे, नेशनल इंटरनेशनल। जी सर। धारा 370 जब जम्मू कश्मीर में हटा तो क्या परिवर्तन हुआ वहाँ? सर जो कि वहाँ पे आर्टिकल 370 के अंदर उनको एक स्पेशल राइट्स दिया गया था, जिसमें से एक सर उसका खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन था, उसका खुद का। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ क्या परिवर्तन हुआ? उसमें से ये जो पहला परिवर्तन सर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह उसको हटा दिया गया। दूसरा परिवर्तन ये सर कि वहाँ पे जो लैंड का जो पावर था कि वहाँ के जो मेंबर ऑफ असेंबली दिया करते थे, वो भी आप क्या कि वो सब हट गया सर। अब यहाँ हमारा एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। अच्छा छोड़िए, आप ये बताइए अब राजनीतिक मानचित्र पे वो क्या बन गया? सर ये आपका अभी यूनियन टेरिटरीज है। जी बताइए कि अभी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराने की बात हो रही है और परिसीमन आयोग को क्योंकि वो तो केंद्र शासित, लद्दाख को अलग कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया, अब चुनाव कराने की बात हुई तो परिसीमन आयोग को वहाँ के संबंध में एक रिपोर्ट सौंपने की बात, मतलब रिपोर्ट बनाने की बात की गई। और हाल में परिसीमन आयोग ने सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है, तो उसमें क्या क्या मुख्य बिंदु उन्होंने सिफारिश किया है सरकार को चुनाव के पहले, चुनाव कराने के पहले? सर
कुछ पॉइंट्स जहाँ तक मुझे पता है सर, बताइए। जिसमें पहला के जो 83 सीट्स थे उसको बढ़ा करके 90 सीट कर दिया गया। बिल्कुल दूसरी बिल्कुल इम्पोर्टेंट ये है कि सर उसमें एसटी और एससी का रिजर्वेशन पहली बार दिया गया है। बिल्कुल जी सर। बहुत और बस इतना ही सर। पुदुचेरी जो है उससे रिलेट करके कुछ उन्होंने एक रिपोर्ट दिया है। सॉरी सर इस बारे में। चलिए मोहम्मद जी, आपसे क्वेश्चन है, आपका हॉबी है गजल, जी सर। ऐसे मध्यकाल इतिहास में प्रसिद्ध सूफी संत रहे, उसके बारे में कुछ बताइए। सर अमीर खुसरो जो गजल का जो शुरुआती दौर उन्हीं के समय से माना जाता है, उन्होंने गजल ब्रज भाषा में लिखने के प्रयास किए हैं और उन्हीं का योगदान है कि आज गजल इतना मशहूर हुआ है सर। उन्हें तुर्की हिंद के नाम से भी जाना जाता है जो अकबर ने उनको दिए। और आधुनिक इतिहास में भारत का बहुत सर, फेमस गजल सर आधुनिक में देखा जाए तो सर जिसमें से मिर्जा गालिब, मीर तकीउद्दीन ये सब आ जाते हैं सर। फैज अहमद फैज किसके समकालीन थे ये? सर सब क्योंकि सभी का दौर अलग अलग रहा सर, तो सभी ने अलग अलग दौर करा। तो क्योंकि जब 1700 अंग्रेजों का जमाना आ गया था तो ये अंग्रेजों के टाइम में थे सर। और उस समय एक तानसेन, अमीर खुसरो उस समय के समकालीन जो रहे, तो उस समय अमीर खुसरो को ज्यादा महत्व दिया गया और तानसेन को कम दिया गया, ऐसा ऐसे तो सभी को समान दर्जा दिया गया सर, लेकिन जिस तरह से उन्होंने काम किया गजल के ऊपर और शायरी के ऊपर अमीर खुसरो ने, तो उनका जो लिटरेसी है जो भी लिखे हैं तो उसका ज़्यादा लोगों ने पसंद किया सर। तो शायद इस रेस्पेक्ट में उनका ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है सर। तानसेन के भी प्रसिद्धि मिली सर, ऐसे नहीं उनको नहीं मिला, लेकिन इस रेस्पेक्ट में चूँकि गजल के रेस्पेक्ट में इसको ज़्यादा मिला सर। अभी आप गजल किसका सुनना ज्यादा पसंद करें? 1% सर गजल आपका फैज अहमद फैज का जब दिल्ली में जो शाहीन बाग था तो उसमें एक हम देखेंगे ये गजल का प्रसिद्ध हुआ था शाहीन बाग। तो वो शाहीन बाग वाला क्या था कि वहाँ पे शाहीन बाग पर ये हुआ, क्या हुआ था वहाँ? तो सर चूंकि जो एनआरसी और सीए जो एक लाया गया था सर, जिसमें से ये सिटीजनशिप देने की बात कही गई थी, तो इसके विरोध में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था शाहीन बाग में सर। आपके दृष्टिकोण से क्या लगता है, सरकार ने जो निर्णय लिया वो सही था या गलत? सर चूंकि जो भी महात्मा गांधी का भी ये एक सपना था कि जो भी पीड़ित है, चाहे जो हमारे देश से चले गए और वो हमारे देश में आना चाहते हैं, पीड़ित हैं और वो आना चाहते हैं तो उसको सिटीजनशिप देने की बात कही है सर। और ये गवर्नमेंट ने ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी 2015 1997 में कई बार संशोधन किया गया, हमको देने की बात कही थी सर। तो ये एक कदम था सर जो उसको बढ़ाया गया सर। नहीं तो ऐसा अल्पसंख्यक वर्ग को लगा कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, इस विषय में क्या कहना चाहिए? सर चूंकि सर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है राइट टू प्रोटेस्ट हमारा सर, अगर आपको भी एक आता है और उससे संतोष नहीं है तो सर ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं सर। तो ये जो किया प्रोटेस्ट भी एक राइट है सर, उन्होंने किया सर पूरे भारत में देखा। जी सर। आप क्या समझते हैं, प्रोटेस्ट उनका जो कर रहे थे वो जेन्युइन था? सर चूंकि प्रोटेस्ट जो किया जा रहा था, जो उनकी मांगे थी, तो सर जो हमारा कश्मीर जो मेरा ये राइट देता है तो कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। प्रोटेस्ट कर सकते हैं तो आप रोड ब्लॉक करके सारा कम्युनिकेशन बंद करके, आपको पता है वो पूरा रोड ब्लॉक बंद था, 1.5 महीने पूरा हाईजैक हो गया था दिल्ली। क्योंकि सर ये सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया कि राइट टू प्रोटेस्ट इज नॉट टू राइट टू वे वायलेट द वे, जो रास्ता आपको बंद करने का इजाजत नहीं है, प्रोटेस्ट कीजिए, ये आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आप वे को बंद नहीं कर सकते सर। तो प्रोटेस्ट किए, आपको कोई मना नहीं सर, लेकिन आपको देखना चाहिए कि पब्लिक को कोई प्रॉब्लम ना। अच्छा, ये बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में क्या पैरामीटर होता है, इसमें अंतर क्या है? इंग्लिश में क्या माइनॉरिटीज और मेजॉरिटी के लिए होते हैं, इसमें क्या अंतर है? किस बेसिस पे इसको माइनॉरिटी कहे, किसको मेजॉरिटी? सर हमारा अगर कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट में देखा जाए सर, जैसे आर्टिकल 29 होता है कल्चरल, लिंग्विस्टिक
लिटरेचर कल्चर लैंग्विस्टिक ये क्या वर्ड्स हैं सर, उसके रेस्पेक्ट में माइनॉरिटी कहा गया सर। और एक रिलीजियस भी एक टर्म यूज किया जा सकता है सर, कि इसमें रिलीजियस भी टर्म दिया जाता है, लेकिन सर जो हमारा आर्टिकल 29 बोलता है तो वो ज़्यादा सूटेबल है सर। अभी मदरसा को लेकर के विवाद चल रहा है, जी सर। आपका क्या कहना है इसमें? मदरसा को बंद करना चाहिए, मदरसा की जो शिक्षा है वो राज्य की सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, और आर्टिकल 30 कहता है हमारा फंडामेंटल राइट कि ये हमारा अधिकार है, ठीक है, शिक्षा की स्वतंत्रता की अधिकार, और यहाँ बहुसंख्यक वो कहते हैं कि नहीं, जो भी हो सबके लिए समान शिक्षा। आपका क्या सोच? क्योंकि सर इंडिया एक डाइवर्सिटी कंट्री है, यहाँ पे बिलीव करते हैं कि डाइवर्सिटी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी सर, यहाँ पे सभी को इजाजत दिया गया है कि अपना रिलीजियस को प्रोपेगेट करे, प्रोफेस करे और वर्शिप भी करे सर। तो इसको देखते हुए क्योंकि एजुकेशन का पार्ट है सर, जो मदरसा में एजुकेशन दिया जाता है, तो इसको चालू रखना चाहिए सर। अगर हम लोग को उसको मेन स्ट्रीम इंडिया के साथ एजुकेशन के साथ उसको जोड़ने की जरूरत है सर, तो हम ये कर सकते हैं सर कि जिस तरह से यूपी में वहाँ पे गवर्नमेंट है, साथ ही साथ वहाँ पे जो इस्लामिक एजुकेशन होता है उसके साथ सर स्कूलिंग एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है सर, तो हम लोग ये कर सकते हैं सर। तो गुरुकुल क्यों नहीं चलना चाहिए? सर बिल्कुल चला सकते, इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चला सकते हैं। आप यहाँ पे लिखे 40 पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स ऑफ इंडिया इस्लामिक कंट्रोल, कल्चरल सेंटर, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? सर चूंकि सर ये इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर दिल्ली में है सर, इसमें ये है कि जो माइनॉरिटीज के जो भी प्रिजर्व है कल्चर है और लैंग्वेज है, इसको सब प्रोटेक्ट करने की बात करता है, उसको प्रमोट करने की बात करता है सर। तो क्या आपने इस स्कूल में जाकर के लोकल लेवल पे ये कल्चरल एक्टिविटीज को प्रमोट किया क्या? सर इसमें जो कल्चरल एक्टिविटीज है जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है सर, अभी हाल ही में वहाँ पे मुशायरा वगैरह भी हुए और कभी सम्मेलन हुआ करते हैं सर, तो ये सब को बढ़ावा देता है सर। ऐसा नहीं लगता है कि ये कम्युनल आगे चल करके डिस्प्यूट हो सकता है? सर मुझे नहीं लगता सर, क्योंकि अगर इंडिया में डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए सर या फिर बढ़ाने प्रमोट करने के लिए सर, तो ये किया जा सकता है सर। आपका क्या दृष्टिकोण है इसमें? सर अगर हम जैसा झारखंड के एक सारना कोड आया सर, तो सारना कोड में क्या है कि मान कर रहा है हमारा गवर्नमेंट है कि इसको बढ़ाना चाहिए सर। अगर हम सारना कोड को देते हैं तो इससे क्या हुआ कि जो भी आदिवासी हैं उसका जो कल्चर है, उसका जो लैंग्वेज है, उसका जो पहनावा रीति रिवाज है, उसको बचाया जा सकता है। तो सेम इस्लामी का जो भी कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कल्चर बनाया गया। गजल सुनते कि गाते भी? दोनों। एक गजल का अल्फाज? हाँ बिल्कुल। और सर मेरा शुरुआती दौरा में कुछ लिखा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम वक्त रोक लेंगे तुम्हारे लिए, हम वक्त रोक लेंगे तुम्हारे लिए, तुम बेवक्त मिलना तो शुरू करो। हम वक्त रोक लेंगे तुम्हारे लिए, तुम बेवक्त मिलना तो शुरू करो, और भीड़ में भी पहचान लेंगे तुम्हें, तुम घर से बाहर निकलना तो शुरू करो। तुम्हें देखने की बहुत तमन्ना है दिलों में, तुम्हें देखने की बहुत तमन्ना है दिलों में, तुम सर से दुपट्टा तो उतारा करो। दर्द, गम, दवा, जहर सब पी लेंगे तेरे इश्क में। दर्द, गम, दवा, जहर सब पी लेंगे तेरे इश्क में, तुम मोहब्बत का एक इशारा करो। वाह बहुत ये भावनात्मक जुड़ाव, एक प्रेम रस। कहाँ अचानक से इतने सीरियस माहौल में प्रेम रस कहाँ से आया? और सर क्योंकि मैं लिखता हूँ सर तो अच्छा वो फैज अहमद उनका वाला सुनाइए, एक जो फेमस हुआ था। हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन जिसका वादा है, वो जो लोहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। अच्छा है, प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा है, बोल भी अच्छा रहे हैं। थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं, थोड़ा कम, थोड़ा सा स्पीड स्लो कीजिए और हिंदी थोड़ा सा सही सही बोलिए। हिंदी आप अल्फाज पे भी थोड़ा जाके हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी का भी शब्द का चयन
मतलब उसमें ऐसा लग रहा है कि एकदम जैसे उनसे पूछे कि चतरा में वो आप पढ़िए, चतरा अनुसूचित जाति के लिए फेमस है, सबसे टॉप पे है। कहाँ उसका 56 या 57% वहाँ शेड्यूल्ड कास्ट है, मात्र 4.4% ट्राइब है। तो आपसे जाति से पूछेगा और चमार बोलिएगा, और नहीं सर, याद नहीं आया सर। जो कॉन्स्टिट्यूशन में, और चमार है ही नहीं वहाँ, चर्मकार नहीं है, भुइयां लोग हैं। और एक बात, भुइयां को क्या बोलते हैं? शायद भुइयां को भुइयां नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका कुछ और बोलते हैं। और एक बात कि जैसे कि कोई भी चीज में ना बहुत लंबा एक्सप्लेन कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पेसिफिक होइए ताकि आप कोई कीवर्ड्स दे। अब जैसे मनरेगा वाला मैंने पूछा तो प्रॉब्लम है फेक जॉब कार्ड्स, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। थोड़ा फिजिक्स आपका ग्रेजुएशन है, एकदम पूछना ही पूछना है, उसमें आप तैयारी कीजिए, ऊपर से देख लीजिए, है ना। आपसे वो हम क्या पूछे थे, जी और जी तो आप ठीक बोले, उसके पहले हाँ क्या पूछे थे? हाँ वो जी और वो फोर्स वाला मोशन, हाँ क्यों पता है? आप नहीं, अच्छा हम बाद में बताएंगे आपको। और आपको बहुत हम लोगों ने पिंच करने की कोशिश की कि आप कुछ इधर उधर भटके, हाँ लेकिन डिप्लोमेटिक आंसर, बहुत ही बढ़िया डिप्लोमेटिक आंसर दिया, बहुत बढ़िया। अपने इन्होंने हिंदू मुस्लिम वाला भावना नहीं लाने दिया, ऐसा नहीं लाने दिया कि आप हिंदू को भी तवज्जो नहीं देते, इंडियन कल्चरल डाइवर्सिटी का आपने ध्यान रखा, ये चीज थोड़ा चतरा का पूरा तैयारी कीजिए। आपको आपके लैक ऑफ नॉलेज, जैसे ट्राइबल्स वाला आप नहीं बता पाए, इस वजह से आपको 67 नंबर हम लोग दे रहे हैं। अदरवाइज 10 नंबर और आप खींच सकते हैं अगर थोड़ा सा नॉलेज आप थोड़ा सा। वहाँ कितनी जाति है, जातियों का नाम, उनका कल्चर, उनका भी कुछ कल्चर। बिरहोर आप बोल रहे, बिरहोर जाति है नहीं, ये बिरहोर बोल रहे हैं, बिरहोर आदिवासी आदिम जनजाति है। चतरा का में तो वो ज्यादा। बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट।